नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह प्रमुख के भाषण के दौरान बेरूत के ऊपर मंडराए इजरायली लड़ाकू विमान। हसन नसरल्लाह ने कहा, पेजर धमाका कर इजराइल ने पार की रेड लाइन। लेबनान में बुधवार को हुए वॉकी टॉकी धमाकों में मरने वालों की संख्या हुई 25, 608 घायल। लेबनान ने बेरूत हवाई अड्डे पर यात्रियों के वॉकी टॉकी और पेजर ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। जापानी कंपनी ने कहा, 10 साल पहले ही बंद हो चुका है ब्लास्ट हुआ वॉकी टॉकी मॉडल। अमेरिका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 से 23 सितंबर के बीच क्वाड के चौथे शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। यूएन मुख्यालय में समिट ऑफ द फ्यूचर को भी करेंगे संबोधित। जो बाइडेन समेत दूसरे नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत ने सिरे से खारिज की रॉयटर्स की रिपोर्ट। कहा, विदेशी समाचार एजेंसी ने भारत से संबंधित भ्रामक जानकारी को किया प्रकाशित। रिपोर्ट में निर्माताओं के जरिए बेचे गए भारतीय हथियार के यूरोप के रास्ते यूक्रेन पहुंचने का दावा। यूक्रेन के भीषण हमले के बाद रूस का जोरदार पलटवार, कई शहरों को बनाया निशाना। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी ड्रोन उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने की घोषणा की। ईयू ने जब्त की गई रूसी संपत्तियों की आय से यूक्रेन को तत्काल 160 मिलियन यूरो देने की घोषणा की। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। लेबनान और हिजबुल्लाह अभी भी पेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेज में हो रहे हमलों से उबर नहीं पाया है। अभी भी हिजबुल्लाह के द्वारा उपयोग किए जा रहे संचार उपकरणों में विस्फोट हो रहे हैं। विस्फोट के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह इजराइल की निगरानी से बचने के लिए पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस सबके बीच हिजबुल्लाह प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि पेजर हमलों को जंग का ऐलान समझा जाए। जब हसन नसरल्लाह का संबोधन चल रहा था, ठीक उसी समय इजराइल के लड़ाकू विमान बेरूत के ऊपर उड़ान भर रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी, कोई नहीं जानता कब क्या फट जाए और कौन कहां कैसे इन धमाकों का शिकार हो जाए। लेबनान में पिछले 2 दिनों से यही हाल है। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को देखकर लोग सहम जा रहे हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, मोबाइल, लैपटॉप, यहां तक कि सौर ऊर्जा सेल भी फट रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हुए विस्फोट में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है, जबकि 608 लोग घायल हुए हैं। मंगलवार को 1 घंटे में 3000 से अधिक पेजर सिलसिलेवार तरीके से फटते रहे और लोग इसकी चपेट में आते रहे। दुनिया ने इस तरह के धमाकों को पहली बार देखा था। अभी इसकी गुत्थी समझने की कोशिश की जा रही थी कि दूसरे दिन भी फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फटने के शुरू हुए सिलसिले से पूरा लेबनान सकते में आ गया। घायलों में अधिकतर युवा हैं और सभी को एक जैसी चोट आई है। किसी चेहरे पर घाव के निशान हैं तो किसी की उंगली और किसी के पैर उड़ गए हैं। किसी के पेट खुले हुए हैं, जबकि कई आंतें बाहर हैं। ताज़ा घटनाक्रम के बीच बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल छोड़ने का आदेश दिया है। कई आम लोगों ने तो मोबाइल की बैटरियां भी निकाल दी हैं।
दावा किया जा रहा है कि जिन वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए उन्हें जापानी कंपनी आईकॉम ने बनाया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो ऐसे डिवाइसेस का निर्माण 10 साल पहले ही बंद कर चुकी है। आईकॉम ने कहा है कि उसने अक्टूबर 2014 तक ICVA-2 वे रेडियो की पश्चिम एशिया समेत कई क्षेत्रों में सप्लाई की थी। आईकॉम ने कहा है कि ICVA-2 एक हैंडलेड रेडियो है जिसका उत्पादन और निर्यात 2004 से अक्टूबर 2014 तक किया गया। मेरे पास विस्फोट हुए एक वॉकी टॉकी की तस्वीर है। इस पर होलोग्राम स्टिकर जहां लगा है उसे हम नहीं लगाते हैं। सिलसिलेवार पेजर में विस्फोट के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह इजराइल की निगरानी से बचने के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता है। वॉकी टॉकी एक बिना तार या इंटरनेट के काम करने वाला वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है। उस उपकरण की मदद से दो या उससे ज्यादा यूजर्स के बीच संचार सुविधा का आदान प्रदान होता है। इसका काम करने का मुख्य तंत्र बिना तार के रेडियो संचार है। बताया जा रहा है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुए थे वो ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो थी। हालांकि कंपनी ने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये केवल हमारा ब्रांड है, लेकिन उत्पादन यूरोपीय कंपनी करती है। अनुबंध के तहत हंगरी की कंपनी BAC के पास निर्माण और विपणन का अधिकार है। इस बीच बुल्गारिया की सुरक्षा एजेंसी DANS ने कहा है कि लेबनान विस्फोट में बुल्गारिया में पंजीकृत एक कंपनी की भूमिका की जांच के लिए आंतरिक मंत्रालय के साथ काम किया जा रहा है। हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक के बीच इजराइल की सीक्रेटिव यूनिट 8200 की चर्चा जोरों पर है। हालांकि अभी तक इजराइल की ओर से इन हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खबरों में और इजराइल के विरोधियों के द्वारा हमले के लिए इस यूनिट 8200 पर उंगली उठाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं क्या है यूनिट 8200। अगर हम यूनिट 8200 की अगर बात करें तो ये इजराइल की सेना की इंटेलिजेंस यूनिट है। हमास से इसका कोई संबंध नहीं है और पेजर हमले के लिए इस यूनिट पर शक गया है हिजबुल्लाह का, और मोसाद से भी इसका कोई संबंध नहीं है। लंबे समय से ये तैयारी की जा रही थी। जो अभी तक बात सामने आ रही है उसके अनुसार इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। और जो ये इजरायली सेना की यूनिट 8200 है, इसमें हाईटेक, हाईली ट्रेंड इसमें सैनिक होते हैं, उनको इस यूनिट में रखा जाता है और लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। जो पेजर हमले वहाँ पर हुए हैं, ये काम कैसे करती है ये भी हम आपको बताएंगे। सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना, इसका जो प्राइमरी काम है वो सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। हाईटेक तरीके का उपयोग करना है, हाईटेक तरीके के उपयोग से ये हमला करती है, खुफिया जानकारी जुटाती है। हैकिंग और आधुनिक सर्विलांस में इसको महारत हासिल है। यूनिट 8200 ईरान के परमाणु संयंत्रों को ये निशाना बना चुकी है। इसने परमाणु संयंत्र को हैक कर दिया था और परमाणु संयंत्र ने काम करना बंद कर दिया था। हाईटेक हमलों के लिए इसको पहचाना जाता है। यूनिट 8200 इजरायली सेना की ये यूनिट है। इसका जो इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। और जो पेजर हमले हुए हैं उसमें इसका नाम आ रहा है। और ये पेजर के हमले कैसे किए ये हम आपको समझाना चाहते हैं। पहले इस यूनिट ने पता लगाया कि हिजबुल्लाह को जो पेजर भेजे जाने हैं, जो पेजर हिजबुल्लाह की ओर से मंगाए गए हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। यूनिट ने इसका पता लगाया कि वो कहाँ से आ रहे हैं और उसके बाद उसको वो ट्रैक करते रहे और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हिजबुल्लाह को पहुंचाने के दौरान कहीं बीच में उन पेजर्स में विस्फोटक फिट किए गए। बहुत छोटे छोटे विस्फोटक उसमें फिट किए गए। उसके बाद एक खास सिग्नल भेजकर इन जो पेजर्स थे इनमें विस्फोट किया गया। और चूंकि ये पेजर्स हिजबुल्लाह के मेंबर्स के पास थे तो वहाँ पर विस्फोट हुआ और करीब दर्जन भर मौतें हुई हैं, हजारों लोग वहाँ पर घायल हैं। एक दूसरी थ्योरी भी है जो सामने आ रही है, जिसपे ये कहा जा रहा है कि विस्फोटक फिट नहीं किए गए, लेकिन जो पेजर्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की उसमें रेज भेजी गई और उसके बाद उसकी जो बैटरी है उस बैटरी में ब्लास्ट किया गया। लेकिन ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरह की जो वहाँ पर हालात बने हुए हैं, जिस तरह का विस्फोट था, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस विस्फोट में कहीं ना कहीं विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया गया। यानी कि जहाँ पेजर बनाए जा रहे थे, जिस कंपनी से मंगाए गए थे, और उसके बाद जब ये हिजबुल्लाह तक पहुँचने के दौरान बीच में कहीं पर
इस जो यूनिट 8200 है, इसने बीच में कहीं पर जो पेजर हैं उनके अंदर विस्फोटक फिट कर दिया था। और हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक के बाद पश्चिम एशिया में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। वहीं हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई भी जारी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में समूह के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दूसरे बड़े नेताओं की हत्या की साजिश को विफल कर दिया है। इजराइल ने इसके लिए ईरान पर आरोप लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश से पूरा लेबनान सहमा हुआ है, बल्कि पश्चिमी एशिया में बढ़ता तनाव और भी गहराता जा रहा है। उपकरणों के जरिए हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के बीच इजरायली सेना दक्षिण लेबनान में समूह के 60 ठिकानों को निशाना बना चुकी है। इजरायली विमानों ने बड़ी कार्रवाई में हिजबुल्लाह की सैन्य इमारतों के अलावा एक हथियारों के गोदाम पर हमला करने का दावा किया है। इससे पहले आईडीएफ ने बताया कि हिजबुल्लाह द्वारा किए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले की चपेट में आने से कम 8 इजरायली घायल हो गए थे। इस पर लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपने देश के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता और तकनीकी युद्ध को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया। साथ ही इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान की तरफ से आए एक ड्रोन को इजराइल की सीमा में घुसते और उत्तरी सीमा के करीब गिरते देखा गया था। इस ड्रोन के गिरने से आग लग गई, हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दूसरा ड्रोन यारा के पास देखा गया, हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा या नहीं। एक दिन पहले भी हिजबुल्लाह ने लगभग 20 प्रोजेक्टाइल दागे थे। सेना ने उनमें से अधिकतर को नष्ट किए जाने का दावा किया था। इस बीच इजराइल ने ईरान की एक बड़ी साजिश को विफल करने का दावा किया है। सुरक्षा बलों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत दूसरे बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध 2 बार ईरान जा चुका है और उसे मिशन के लिए पैसा भी मुहैया कराया गया था। संदिग्ध को अदालत में पेश किया गया। ये गिरफ्तारी पिछले महीने हुई थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, सिनबेट के प्रमुख और अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी उसके निशाने पर थे। इसके लिए बड़ी रकम मुहैया कराई गई थी। उधर इजरायली सेना ने पश्चिमी बैंक के कबातिया में आतंकी संगठनों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस अभियान में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने इजराइल पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली वैश्विक संधि के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसे इतिहास में सबसे खराब उल्लंघनों में से एक बताया है। समिति ने कहा है कि गाजा में आईडीएफ ने सैन्य कार्रवाइयों का उन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इजराइल ने 1991 में इस संधि को मंजूरी दी थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि यह गाजा या वेस्ट बैंक पर लागू होता है। लेबनान में घातक विस्फोटों के बाद तुर्की ने अपने सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार उपकरणों के सुरक्षा उपयोग की समीक्षा की है। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। So Sigaro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे।
नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम के दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी। Prime Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders, amongst others. चलिए अब चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह जारी है, बल्कि ये दिन ब दिन और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। इस सब के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से रूस इस साल ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ाएगा। वहीं जर्मनी यूक्रेन को करीब $450 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। ये धनराशि जर्मनी की ओर से 2024 में यूक्रेन को दी जाने वाली 8 बिलियन यूरो से अतिरिक्त है। बुधवार को यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमलों के एक दिन बाद रूस ने ज़पोरोजिया समेत यूक्रेन के कई क्षेत्रों में जोरदार हमला बोला। हालांकि यूक्रेन ने रात भर में 42 ड्रोन और 4 मिसाइलों में से एक को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले यूक्रेन ने ट्वेर प्रांत स्थित टेरोपिर्स रूसी सैन्य भंडार को निशाना बनाया था। यह हमला इतना भीषण था कि वहां रखी मिसाइलें, गोले फटने लगे और भूकंप जैसा महसूस किया गया। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर नियंत्रण हासिल कर लेने का दावा किया है। साथ ही मॉस्को ने रूस के कुछ क्षेत्र में 2 और बस्तियों को यूक्रेनी सेना से वापस लेने का दावा किया है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से रूस इस साल ड्रोन का उत्पादन 10 गुना बढ़ाकर करीब 1.4 मिलियन करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2023 तक सशस्त्र बलों को लगभग 1,40,000 ड्रोन मुहैया कराए गए हैं। 2023 में सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार के 1,40,000 मानव रहित वाहन वितरित किए गए। इस वर्ष मानव रहित वाहनों का उत्पादन कई गुना या अधिक सटीक रूप से लगभग 10 गुना बढ़ाने की योजना है। इस बीच जर्मनी यूक्रेन को करीब $450 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। यह धनराशि जर्मनी की ओर से 2024 में यूक्रेन को दी जाने वाली 8 बिलियन यूरो से अतिरिक्त है। सैन्य सहायता के मामले में जर्मनी यूरोप में यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक है। यूक्रेन को अपने सहयोगियों से हथियार की मदद मिल रही है, लेकिन उसे चिंता है कि युद्ध बढ़ने पर समर्थन कम हो सकता है। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen ने जब्त की गई रूसी संपत्तियों की आय से 160 मिलियन यूरो की राशि यूक्रेन की तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 9 गीगावाट के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। इस सर्दी के लिए करीब 160 मिलियन यूरो की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें आश्रयों और हीटरों के लिए मानवीय सहायता में 60 मिलियन यूरो शामिल है। मरम्मत कार्यों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 100 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। उधर यूक्रेन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र निगरानी एजेंसी के चेतावनी के बावजूद रूस यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि रूसी हमलों में नागरिक बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस सर्दी में यूक्रेन में बिजली की कमी की चेतावनी दी है। उधर रूस के एक वरिष्ठ सांसद ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी मिसाइलों से रूस पर हमला विश्व युद्ध को छेड़ सकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु समेत अधिक शक्तिशाली हथियारों के साथ मॉस्को की प्रतिक्रिया बेहद सख्त हो सकती है। भारत ने यूक्रेन को रक्षा निर्यात से संबंधित रॉयटर्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को निराधार और शरारतपूर्ण बताया है।
इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय निर्माताओं द्वारा बेचे जाने वाले हथियार यूरोप के जरिए यूक्रेन पहुंच रहे हैं। भारत ने रिपोर्ट में किए गए दावे को अटकलबाजी पर आधारित और भ्रामक करार दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सैन्य और डुअल यूज वस्तुओं के निर्यात के नियमों को लेकर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। कोविड-19 के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती दिख रही है। इसका ताज़ा उदाहरण दिखा एक दिन पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले में। फेड रिजर्व के गवर्नर ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर अर्थव्यवस्था में मजबूती या फिर कहें तो तेजी के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आर्थिक सलाहकार ने कहा कि फेड रेट में कटौती से स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश में महंगाई दर कम हो चुकी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में यूरोपियन ट्राम ड्राइव चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में यूरोप के कई देशों से ट्राम चलाने वाले ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। ये आयोजन पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि यूरोप के कई शहरों में ट्राम सार्वजनिक यातायात का अहम साधन है। ट्राम के ब्रेक लगाकर दौड़ते ड्राइवर और उनकी हौसला अफजाई करते सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग। ये नज़ारा है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हो रही अनोखी यूरोपियन ट्राम ड्राइव चैंपियनशिप का। इस प्रतियोगिता में यूरोप के कई देशों से ट्राम चलाने वाले ड्राइवर हिस्सा लेने आए हैं। यहाँ ड्राइवरों को अलग अलग तरीके से परखने के लिए कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें ट्राम को स्टार्ट करने, सही जगह पर ब्रेक लगाने और जगह जगह दिए गए संकेतों को समझकर याद करने से जुड़े टेस्ट शामिल हैं। ट्राम ड्राइवरों के कौशल पर वहां मौजूद दर्शक उनका जोर शोर से हौसला भी बढ़ाते हैं। हमें ट्रैफिक में लगातार रुकना और फिर से चलना होता है, इसलिए अगर आप ठीक से ब्रेक नहीं लगा सकते तो आपके पास कोई मौका नहीं है। यहाँ उसके लिए कई बेहतरीन एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं। इस चैंपियनशिप का यह 11वां संस्करण है जो फ्रैंकफर्ट में आयोजित हो रहा है। इससे पहले हंगरी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, रोमानिया समेत यूरोप के अलग अलग शहरों में यह चैंपियनशिप हो चुकी है। चैंपियनशिप में अलग अलग यूरोपीय शहरों से हिस्सा लेने आई हर एक टीम में एक पुरुष व एक महिला ड्राइवर के अलावा एक टीम कोच भी होता है। प्रतियोगिता के लिए कई तरह के मजेदार खेल तैयार किए गए हैं। इसमें ट्राम की मदद से बिलियर्ड्स की गेंद को हिट करने से लेकर ट्राम के आगे पानी का बर्तन बांधने जैसे अनोखे टेस्ट शामिल हैं। इन सब गेम्स की मदद से ड्राइवरों की ब्रेक लगाने की कुशलता को टेस्ट किया जाता है। इसमें 6 प्रतियोगिताएं हैं और वो भी सही ढंग से ब्रेक लगाने और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से जुड़ी हैं। एक ड्राइवर में ये सब होना चाहिए। मौजूदा चैंपियनशिप में फ्रैंकफर्ट की स्थानीय कंपनी VGF की ट्राम्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे फ्रैंकफर्ट के कुछ स्थानीय ड्राइवर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम इन ट्राम्स को हर रोज चलाते हैं और हमारे दूसरे देशों से आने वाले साथी को इन ट्राम्स को देख के और प्रैक्टिस करने के लिए केवल 2 दिन मिलते हैं, इसलिए हमें होम एडवांटेज मिल रहा है। वहीं कुछ ड्राइवरों के लिए ये टेस्ट टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। मुझे यह अनुमान लगाने में थोड़ी मुश्किल हुई है कि इसे रुकने में कितना समय चाहिए। मैंने थोड़ा जल्दी ब्रेक लगा दिया। दूसरों का स्कोर हमसे ज़्यादा है, लेकिन बेनेडिक्ट इसकी भरपाई कर देगा। यूरोप के कई शहरों में ट्राम सार्वजनिक यातायात का अहम साधन है। यहाँ आने वाले दुनिया भर के पर्यटकों में भी ट्राम्स को लेकर खासा रोमांच दिखाई देता है। ऐसे में ट्राम्स से जुड़ी यह प्रतियोगिता लोगों के लिए खेल और मनोरंजन का साधन तो है ही, पर साथ ही यह यातायात का बेहतरीन साधन होने के कारण स्थानीय लोगों के रोजगार से जुड़ी हुई है। इसके चलते ट्राम्स यूरोप के तमाम शहरों में स्थानीय लोगों के दिलों में खास स्थान रखती हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।